यॉर्गोस लैंथिमोस की साइफाई ब्लैक कॉमेडी बुगोनिया देखने में पूरी तरह कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि ये हमारी सोच के साथ खेलती है और आखिर में व्यूअर्स के साथ एक बड़ा ही मजाक कर देती है। ये मूवी 2003 की साउथ कोरियन फिल्म सेव द ग्रीन प्लैनेट का रीमेक है। स्टोरी दो ऑपोजिट लोगों को फॉलो करती है। टेडी जो एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है और जिसके पास एलियंस के बारे में पूरी थियरी रेडी है कि वो लोग हमारे बीच में रहकर इंसानों को कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है मिशेल, एक ठंडी प्रॉफिट की भूखी बिग फार्मा की सीईओ जो कॉर्पोरेट स्माइल के पीछे अपने एम्प्लॉयज और टेस्ट सब्जेक्ट की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। इस फिल्म को सच में स्पेशल और न भूलने वाला बनाता है वो है इसकी शॉकिंग एंडिंग, जिसका असर मूवी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। ये डेफिनेटली इस साल देखने लायक फिल्मों में से एक है। बुगोनिया की कहानी शुरू होती है जॉर्जिया के एक रिमोट एरिया से, जहां टेडी अपने कजन डॉन के साथ रहता है और दोनों मिलकर एक एपियरी यानी बी फार्म चलाते हैं। टेडी रोज शहर में वेयरहाउस की जॉब पर जाता है, लेकिन डॉन बहुत कम लोगों से मिलता जुलता है, सिर्फ तब जब दोनों साथ में सप्लाईज लेने शहर जाते हैं। इसलिए डॉन और टेडी का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये कनेक्शन कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि टेडी काफ़ी टाइम से एक प्लान बना रहा था जिसे वो डॉन की हेल्प से एग्जीक्यूट करना चाहता है। बीज के साथ काम करते करते टेडी को एक चीज़ की बड़ी टेंशन हो गई है, CCD यानी कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। इसमें मेल बीज अपनी क्वीन को छोड़कर भाग जाते हैं और पूरी कॉलोनी बर्बाद हो जाती है। ये रेयर होता है, लेकिन जब होता है तो सारी बीज मर जाती हैं और यही बात टेडी को परेशान कर रही है। टेडी को पूरा यकीन है कि अर्थ की हनी बीज का ये डिस्ट्रक्शन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, उसके हिसाब से ये सब जानबूझकर हो रहा है। लालची कंपनीज ये सब प्लान करके कर रही हैं ताकि सोसाइटी को कंट्रोल किया जा सके, और टेडी को पूरा यकीन है कि ये कंपनीज असल में एलियंस चला रहे हैं। ये एलियंस सालों से इंसानों के बीच रह रहे हैं, हम जैसे दिखते हैं, हमारी तरह बिहेव करते हैं और दुनिया को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहे हैं। टेडी नॉर्मल न्यूज़ और मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो सब झूठी खबरें चलाते हैं जिससे ज़्यादातर लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं। इसके बजाय टेडी अपनी रिसर्च करता है यूट्यूब वीडियोस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वेबसाइट्स एंड रैंडम ऑनलाइन सोर्सेज पर। इसी रिसर्च की वजह से टेडी को लगता है कि एलियंस को रोकना ज़रूरी है, वरना वो सब इंसानों को ख़त्म कर देंगे, और इसके हिसाब से ये फैसला ल्यूनर इक्लिप्स होने से पहले लेना होगा, वरना काफ़ी देर हो जाएगी। दूसरी तरफ मिशेल, जो ऑक्सोलिथ नाम की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की CEO है, अपने ऑफिस में रोज़ की तरह लोगों पर चिल्लाती, ऑर्डर देती और अपनी कंपनी के टॉक्सिक वर्क कल्चर को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि टेडी और डॉन ने उसे टारगेट किया है, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि मिशेल एक एलियन है जो सिर्फ इंसान बनकर एक्ट कर रही है। टेडी और डॉन अपना मिशन शुरू करने से पहले काफ़ी वियर्ड तरीके से तैयारी करते हैं, जैसे अपने दिमाग को साइकिक कंट्रोल से फ्री करना, और शॉकिंगली केमिकली अपने आप को नपुंसक कर देते हैं ताकि एलियंस उन्हें मैनिपुलेट न कर सके। फिर ये दोनों चुपके से मिशेल के घर में घुस जाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। टेडी उसे गंजा कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि एलियन मदरशिप उसके लंबे बालों के थ्रू उसे ट्रैक करती है। फिर वो मिशेल की बॉडी पर एंटीहिस्टामाइन क्रीम लगाता है ताकि उसका एलियन न्यूरोट्रांसमिशन कमज़ोर हो जाए। ये सब करने के बाद टेडी पूरे कॉन्फिडेंस से मिशेल से नेगोशिएट करना शुरू करता है, क्योंकि उसे लगता है वो अर्थ का सेवियर है जो एलियन से इंसानियत को बचाने आया है। मूवी में पहला झटका तब आता है जब डॉन मिशेल के सामने ही उसकी बातों से टूटकर खुद को गोली मार लेता है। ये सीन पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड होता है। इस पॉइंट तक मिशेल किडनैपिंग से बचने का हर तरीका ट्राई कर चुकी होती है, कभी किडनैपर्स की बात न मानने की कोशिश, कभी पैसे देकर सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश, और फिर टेडी की एलियन वाली कहानी में साथ देना। एक टाइम पर तो उसकी किस्मत बदलती हुई लगती है जब टेडी की सस्ती सी इलेक्ट्रोशॉक मशीन उसके कन्फेस करने से पहले ही जल जाती है। टेडी को लगता है मिशेल ने दर्द सह लिया तो वो यकीनन एलियन रॉयल फैमिली से आई होगी, और वो अचानक उसकी बहुत इज्जत करने लगता है। लेकिन सिचुएशन वापस ख़राब हो जाती है जब टेडी अपनी माँ के केस पर बात करते वक्त फिर से मिशेल पर अटैक कर देता है। इसके बाद जब मिशेल को डॉन के साथ अकेला मौका मिलता है तो वो दोबारा अपना चांस ट्राई करती है। वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करके इस पूरे क्राइसिस से निकलने की कोशिश करती है। मेरे हिसाब से डॉन फिल्म का सबसे अनलकी कैरेक्टर है, क्योंकि बेचारे के पास कभी भी सिचुएशन पर कोई कंट्रोल या क्लैरिटी नहीं होती।
शुरुआत से ही वो बस टेडी की हर बात मान रहा होता है, उसके रूल्स फॉलो कर रहा होता है, चाहे उसके दिमाग में कितने ही डाउट्स क्यों ना हो। ऑटिस्टिक होने की वजह से डॉनी को डोमिनेट करना आसान होता है, इसलिए टेडी उसके दिमाग में एलियन वाली सारी बकवास भर देता है कि एलियंस हमारे माइंड्स को कंट्रोल करते हैं, हमारी सोच मैनिपुलेट करते हैं। टेडी के हिसाब से जंक फूड खाना, अपने आप को प्लेजर देना या कोई छोटी मोटी नॉर्मल चीज जो हम बिना सोचे करते हैं, ये सब एलियन माइंड कंट्रोल का पार्ट है। दोनों के चेहरे से क्लियरली पता चलता है कि उसे इन बातों पर शक है, पर वो अपने डाउट्स एक्सप्रेस नहीं करता। वो बस चुपचाप अपने कजन टेडी का सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही सही है। ये शायद उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं। सच बोलूं तो डॉन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो दिल का बहुत अच्छा है और अपने कजन टेडी को इमोशनली सपोर्ट करने के चक्कर में इस पूरी मुसीबत में फंस गया। उसे पता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, पर फिर भी वो टेडी के साथ रहना चूज करता है। टेडी के बिल्कुल उलट डॉन के पास सही गलत का सेंस है। कई बार वो टेडी को रोकता है ताकि वो और बड़ी गलती ना कर दे। वो हमेशा ध्यान रखता है कि टेडी मिशेल को ज्यादा तकलीफ ना पहुंचाए। प्रॉब्लम यह है कि डॉन भी टेडी की आइडियोलॉजी में थोड़ा फंस गया है, मतलब उसे भी उस बात पर थोड़ा बहुत यकीन हो गया, और ऑटिज्म के साथ ये मिक्स होकर उसकी मेंटल स्टेट और ज्यादा कमजोर हो जाती है, स्पेशली अपनी जान लेने के लिए। हो सकता है कि पहले से ही उसके दिमाग में इस तरह की सोच आ रही हो। जब मिशेल उसे बोलती है कि वो उसे अर्थ से दूर ले जाएगी और यहाँ से भागने में उसकी हेल्प करेगी, डॉन को लगता है कि बस अब एंड आ गया। ऊपर से वो डर भी रहा होता है कि टेडी के साथ आया पुलिस ऑफिसर उनके सारे जुर्म एक्सपोज कर देगा। इन सब डर का प्रेशर उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो अपनी जान ले लेता है। बुगोनिया का एक कांस्टेंट पैटर्न है कि डायरेक्टर हमें हमेशा कंफ्यूज रखता है। हमें समझ ही नहीं आता कि किस सीन पर क्या फील करना चाहिए। कैसी बॉयड की मौत भी एक ऐसा ही मोमेंट है। एक तरफ बॉयड एक सिंपल सीधा सा पुलिस ऑफिसर लगता है जो बस अपने एरिया के लोगों का ख्याल रखना चाहता है, स्पेशली टेडी का, क्योंकि वो उसकी फैमिली को बचपन से जानता है। किसी जमाने में बॉयड ने टेडी को पाला था, इसलिए वो अच्छे से जानता है कि टेडी की माँ की बीमारी ने उसकी जिंदगी को कितना हिला दिया था। इसलिए बॉयड कभी कभी टेडी के घर चेक इन करने आ जाता है ताकि देख सके कि सब ठीक है या नहीं। और जब मिशेल के गुमशुदा होने का केस आता है तो ड्यूटी के चक्कर में वो वापस उस घर पर आता है। इस टाइम भी बॉयड एक मासूम और हेल्पलेस कैरेक्टर ही लगता है, जैसे वो सिर्फ इसलिए मरने वाला है क्योंकि वो टेडी के बहुत करीब है। उसका बैड लक ही उसकी मौत का रीज़न बन जाता है। लेकिन जैसे फिल्म में बाकी कैरेक्टर्स के साथ होता है, यहाँ भी बुगोनिया एक बड़ा कर्व बॉल फेंक देता है और हम फौरन अपने नज़रिए पर सवाल करने लगते हैं। हम और भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सिचुएशन में हमें किस तरह फील करना चाहिए। प्लॉट ट्विस्ट ये होता है, जब कैसी बॉय टेडी का बेबी सिटर था तब वो उसे एक्सप्लॉइट करता था। ये बात क्लियरली टेडी की आज की पर्सनैलिटी और मेंटल स्टेट को शेप करने में बड़ा रोल प्ले करती है। बॉयड ने बाद में अपनी गलती रियलाइज करके टेडी से माफ़ी भी मांगी, पर गिल्ट इतना गहरा है कि वो खुद भी इस बात से कभी उभर नहीं पाया। प्रॉब्लम यह है कि वो टेडी को भी हील होने नहीं देता, क्योंकि वो बार बार उसी इंसिडेंट को मेंशन करता रहता है, फिर माफ़ी मांगता है, पर इनडायरेक्टली टेडी को उसी ट्रॉमा की याद भी दिलाता रहता है। ये ट्विस्ट हमें फोर्स करता है कि हम बॉयड को फिर से जज करें। क्या वो निर्दोष था या एक ऐसा इंसान जिसका पास्ट उसे डरा रहा था? ज़्यादातर लोग जिन्होंने अब्यूज़ झेला होता है उनके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि वो अपने अब्यूज़र से जितना हो सके उतना दूर रहकर अपनी लाइफ कंटिन्यू करें। लेकिन टेडी के केस में दूर रहना इम्पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बॉयड अब पुलिस ऑफिसर बन चुका है और टेडी के घर बार बार आता रहता है। बॉयड की करंट इंटेंशन शायद गलत नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही टेडी के लिए हमेशा ट्रिगिंग होती है। हर बार पुरानी यादें, पुराना पेन वापस आ जाता है। इसलिए जब डॉन की गोली की आवाज़ आती है और बॉयड को लगता है कि घर में कोई और भी है, टेडी उसे मार देता है और ये किलिंग क्लियरली पर्सनल लगती है। अब ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि इस मूवमेंट में क्या फील करें। एक तरफ बॉयड अब शायद बदल चुका था, पर दूसरी तरफ उसके पास्ट के एक्शंस ने टेडी की पूरी लाइफ बिगाड़ दी थी। फिल्म हमें इस मॉरल मेसी जोन में छोड़ देती है जहां कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। सबसे पहले टेडी के पास मिशेल से बदला लेने का एक पर्सनल रीज़न है, ऑक्सोलिथ, जो मिशेल की बिग फार्मा कंपनी है। उसी की वजह से टेडी की माँ सैंडी की तबीयत खराब हुई थी। कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी टेडी की माँ पर टेस्ट किया था। उन्होंने फैमिली को बोला था कि यह थेरेपी फ़ायदेमंद होगी, पर हुआ बिल्कुल उलट। सैंडी की हालत सीरियस हो गई और वो लाइफ सपोर्ट पर डिपेंड हो गई।
टेडी आज भी ऑक्सलेट और मिशेल को इसका जिम्मेदार मानता है। दूसरी चीज़, टेडी हमेशा जिंदगी के मायने ढूंढता रहा, लेकिन हर आइडियोलॉजी के लोग अपना फ़ायदा देखकर उसे मैनिपुलेट करते रहे। नतीजा, टेडी पूरी जिंदगी बस डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूजन में रहा। डायरेक्टर लैंथिमॉस पूरी फिल्म में एक डार्क ह्यूमर वाली वाइब मेंटेन करते हैं। दोनों सेंट्रल कैरेक्टर्स, एक अमीर सीईओ और एक टिन फॉइल कैप कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, दोनों को वियर्ड वे में रोस्ट किया जाता है। शुरुआत में टेडी को एक बेकार कॉन्स्पिरेसिस्ट की तरह दिखाया जाता है जो एलियंस के अर्थ कंट्रोल करने की नॉनसेंस थ्योरी पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो अपने बिलीव्स के चक्कर में वायलेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट पागल टाइप। और आखिर में पता चलता है कि वो असल में एक साइकिक सीरियल किलर है जो लोगों को किडनैप करके उन पर अपने पागल एक्सपेरिमेंट्स करता था और उन्हें मार देता था। एंड का ट्विस्ट देखकर लग सकता है कि फिल्म टेडी की तरफ है और ऑडियंस को उसके लिए फील करना चाहिए, पर ऑनेस्टली टेडी आखिर तक भी फिल्म का पंच लाइन ही रहता है, एक ट्रैजिक, कंफ्यूज, वायलेंट जोक जिसे फिल्म बार बार एक्सपोज करती रहती है। ट्विस्ट चाहे ये सजेस्ट करता हो कि टेडी शुरू से ही सही था, पर अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारे रीजंस हैं जिससे लगता है कि टेडी ने असल प्रॉब्लम को कभी समझी ही नहीं। टेडी एक सिंबल बन जाता है उन हजारों लाखों लोगों का जो क्लाइमेट क्राइसिस जैसे इश्यूज में अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। मधुमक्खियों का मरना, जो कि आज की दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक क्लियर सिंबल है, वो ऑनेस्टली कॉर्पोरेशन के गलत काम से तो लिंक्ड है, इसमें टेडी सही है, पर उसका ब्रेन वॉश माइंड ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि शायद एलियंस नहीं, हम खुद भी इस डिस्ट्रक्शन के जिम्मेदार हैं। इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या टेडी अपनी कॉन्स्पिरेसी को पूरी तरह यकीन करता भी था या फिर वो भी थोड़ा ब्लफ ही कर रहा था, स्पेशली उस वक्त जब वो आखिर में खुद की जान ले लेता है। टेडी शायद जेन्युइनली सोचता था कि मिशेल एलियन है और वो उसे मदरशिप पर टेलीपोर्ट करेगी, इसलिए उसने हीरोइक सेक्रीफाइस की तरह बटन दबाया ताकि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट को उड़ाकर इंसानियत को बचा सके। मतलब उसके हिसाब से वो एक शहीद बन रहा था। हो सकता है कि टेडी को लास्ट मोमेंट में समझ आ गया हो कि अब गेम ओवर है, पुलिस आ रही है, सब एक्सपोज होने वाला है और जेल जाने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना। ये पॉसिबिलिटी प्रूव करती है कि टेडी अपनी कॉन्स्पिरेसी को शायद कभी पूरी तरह यकीन ही नहीं कर रहा था। वो बस अपनी नफरत और ट्रॉमा को जस्टिफाई करने के लिए एलियंस का बहाना यूज़ करता था। ये भी हो सकता है मिशेल ने जानबूझकर गलत कोड पंच किया ताकि टेडी टेलीपोर्ट होने की बजाय उसी क्लोजेट में एक्सप्लोड हो जाए और मिशेल को भागने का मौका मिल जाए। इन सभी एंगल्स को मिलाकर देखा जाए तो फिल्म हमें पर्पसफुली कंफ्यूज रखती है कि टेडी एक ट्रैजिक हीरो था, एक डिल्यूजनल विलन था, या बस एक बंदा जो अपने ही झूठ में फंस कर मारा गया। बुगोनिया की एंडिंग कंफर्म कर देती है कि मिशेल सच में एक एलियन है, और सिर्फ एलियन ही नहीं बल्कि एंड्रोमेडेंस की एम्परर। एंड्रोमेडेंस वो एलियन रेस है जिन्होंने इंसानों को बनाया और हमें अर्थ पर रखा। रिवील होता है कि अर्थ की सारी लाइफ उन्हीं की क्रिएशन थी। जब डायनासोर बेस्ड एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और सारे डायनोज मारे गए, तब उन्होंने एक और एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, इंसान। टेडी ये बात समझ गया था कि एलियंस एक दूसरे को बाल में चिपके ट्रांसमीटर से ट्रैक करते हैं, क्योंकि टेडी ने मिशेल को गंजा कर दिया था। एंड्रोमेडेंस उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे और शायद इसी वजह से बदले के चक्कर में मिशेल ने ये सब टेडी के साथ खेल रचा और आखिर तक रुककर उसे सबक सिखाया। लिटरल एलियन ट्विस्ट के पीछे एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी छुपा है। मिशेल और टेडी दोनों एक्सट्रीम क्लासेस से बिलोंग करते हैं। एक अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा पावरफुल सीईओ, दूसरा टूटा हुआ, इग्नोर, डेस्परेट कॉमन मैन। इन दोनों क्लासेस के बीच का गैप इतना ज़्यादा है कि फिल्म इसे एलिमिनेशन के फॉर्म में दिखाती है, लिटरली। जहां अमीर लोग स्पेसशिप में ऊपर ऊपर उड़कर निकल सकते हैं, वहीं गरीब लोगों को मरना पड़ता है। फिल्म काफ़ी केयरफुली न्यूट्रल रहती है। वो किसी एक साइड को हीरो नहीं बनाती, पर फ्लॉज दोनों में इक्वली हाईलाइट करती है। मिशेल का एलियन होना एक बड़ा मेटाफॉर, बिग फार्मा का सिंबल, कॉर्पोरेट पावर जो इंसानों की हेल्थ, जिंदगी और मौत पर कंट्रोल रखती है, प्रॉफिट के लिए ह्यूमन लाइफ्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मेटाफॉर। मिशेल यूनिवर्स रूल करती दिखती है जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया को रूल करती हैं। मिशेल के पास इतनी पावर है कि वो एक इंसान को बड़ी ही आसानी से मार कर प्लैनेट से कैजुअली निकल जाती है, जीरो कॉन्सिक्वेंसेस। ये एग्जैक्टली उन कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो डिसीजंस लेते हैं कि किसको मेडिसिन मिलेगी, कौन सरवाइव करेगा, कौन नहीं, बस प्रॉफिट देखकर। सो आखिर में एलियन ट्विस्ट सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं बल्कि एक शार्प कमेंट्री है। क्लास डिवाइड,
कॉर्पोरेट पावर और ह्यूमैनिटी के एक्सप्लॉयटेशन पर। मिशेल एलियन है क्योंकि वो एक ऐसी प्रिविलेज क्लास से आती है जिसे सोसाइटी के रूल्स टच भी नहीं करते। वो चाहे तो लिटरली स्पेसशिप में भाग सकती थी, जबकि टेडी जैसा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी नाकामयाबियों से भर गई थी, उसी अर्थ पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आखिर में मिशेल जब एलियन मदरशिप में जाकर फ्लैट अर्थ मॉडल की ऊपर एक बबल फोड़कर पूरी ह्यूमैनिटी को उड़ा देती है, तो ये एक्सटिंक्शन एक डिस्टर्बिंग पर सिंबॉलिक इमेजिनरी होती है। पूरे प्लैनेट का सफाया एक ही स्नैप में हो जाता है, बिना खून, बिना मैस, बिल्कुल एफर्टलेसली। फिल्म ने इस मास डिस्ट्रक्शन को जानबूझकर ब्लडलेस दिखाया है क्योंकि ये सीधा टाइटल से लिंक्ड है, बुगोनिया। एंशिएंट ग्रीक मिथ में बुगोनिया का मतलब था कि जब एक ऑक्स को ब्लडलेस तरीके से सेक्रीफाइस किया जाता था तो उसकी बॉडी से नई हनी बीज जन्म लेती थी। मतलब मौत के बाद भी एक नई लाइफ साइकिल शुरू होती थी। फिल्म में भी एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। इंसानों को बिना खून खराबे के मिटा दिया जाता है, पर नेचर को रीसेट मिलता है। सब एनिमल्स, प्लांट, फॉरेस्ट वापस ब्लूम करते दिखते हैं। फाइनल शॉट टेडी के अपैरी में फिर से बीज का हमिंग, एक सिंबॉलिक रीबूट है। ह्यूमन गए, नेचर फाइनली सांस ले सकता है। लैंथिमॉस ने इंटरव्यू में कहा था कि इसकी एंडिंग होपफुल है, लेकिन ह्यूमंस के लिए नहीं, बाकी सारी लाइफ फॉर्म्स के लिए। एज पर द फिल्म्स वर्ल्ड व्यू, ह्यूमन एक डिस्ट्रक्टिव स्पीशीज बनकर उभरी है जो बाकी सबको डोमिनेट, टॉर्चर और बर्बाद करती है। तो जब एलियन इम्प्रेस मिशेल अर्थ को रीसेट करती है, फिल्म ये सजेस्ट करती है कि प्लैनेट के लिए शायद यही सबसे हेल्दी आउटकम है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय, अपना ख्याल रखिए।